हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज बेसिकली हमारी थर्ड क्लास है। आज से हमारे एक किस्म के प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने जस्ट इंट्रो लिया था एक कंपनी का और उन चीज़ों का, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कहानियों में और फिल्मों में टाइम वेस्ट करें। तो हमें क्योंकि तैयारी करनी है और पढ़ना है, तो भैया हम पॉइंट 2 जो है अब इंशाल्लाह बात किया करेंगे। ओके, तो पहले नंबर पे चीज़ बेटा, अजमल और अनीस, ये आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास में आपने हमेशा याद कराना है कि इन केस के रिकॉर्डिंग ऑफ है तो आपके पास वो लाल टिक्का नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, वो आपने देख के बता देना है कि भाई ऑन है या ऑफ है। ऑन होनी चाहिए, वो मुझे वैसे याद रहता है एक चीज़। दूसरे नंबर पे बेटा, आप सबके पास माइक होना जरूरी है। देखो बच्चे, यही फर्क होता है लाइव क्लास का और रिकॉर्डेड लेक्चर लेने का। आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हो, रिकॉर्डेड चाहिए तो भाई मेरे पास अभी क्योंकि हमारी 40-45 इतनी ही क्लासेस होनी है, मेरे पास 80 क्लासेस रेगुलर वाली वो रिकॉर्डेड भैया आप बोलो और जान छुड़ाओ। नहीं पुत्र, मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ। मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर हम रिकॉर्डेड क्लासेस ले लेते हैं। बच्चे, रिकॉर्डेड क्लासेस में मेरा फायदा है, मुझे कोई डबल एफर्ट नहीं करनी पड़ती। स्कूल माहौल होता है, आप लोग टेस्ट भी उसमें नहीं देते, आज़ाद माहौल होता है, चिल होता है। नहीं बच्चे, ये चीज़ नहीं है। आपकी तैयारी कराना मेन पर्पज़ है, तैयारी कराना मकसूद है। तो ये कब पॉसिबल होगा कि मैं आपकी इफेक्टिव तैयारी कराऊँ? क्लास में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं बेटा, एक होता है क्विक लर्नर, एक होते हैं स्लो पिकर। क्विक लर्नर मतलब, मैं अपनी बात करूं, मैं क्विक लर्नर हूं। क्लास में अगर सर ज्यादा डिटेल में चीजों में चले जाते थे तो मुझे नींद आ जाती थी। क्यों? मुझे फर्स्ट टाइम ही जब सर बताते थे मुझे समझ आ जाती थी, बाकी स्टूडेंट्स को बताते बताते टाइम निकल जाता था और मुझे नींद आना शुरू हो जाती थी। कुछ होते हैं स्लो लर्नर। अब बेटा देखो, मुझे कैसे अंदाजा होगा कि आप किस कैटेगरी के हो, आपकी इस टाइम क्या पोजीशन है? लॉ के अंदर जो चीज मैटर करती है वो होता है एक लैंग्वेज जो है ना लॉ की, वो आप अपने ऊपर ओढ़ लें। मतलब आपकी नॉर्मल लैंग्वेज भी ना लॉ वाली हो जाए। अब जिस तरह आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम अकाउंटिंग पे बातें करते हैं, ऑडिट में हो तो ऑडिट वाली लैंग्वेज यूज हो जाती है। जब लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ की अपनी एक लैंग्वेज है, इसके अंदर उतरना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी टर्म्स, इसका तरीकाकार, जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में बताया कि लॉ के अंदर इज, एम, आर, शुड, कुड, मे, माइट नहीं यूज होते, 99% शेल और विल यूज होता है। इसी तरह इसमें ज्यादातर पैसिव वाइज यूज होता है, एक्टिव वाइज यूज नहीं होता। क्यों? ऑर्डर दिया जाता होता है कि ये काम करना है किसने, तो इसमें ज्यादातर पैसिव वाइज यूज होता है। तो ये मुझे कब पता चलेगा बेटा? जब आप लाइव क्लास में इंटरेक्ट करोगे, जब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे, जब आप खुद क्वेश्चन करोगे मेरे से, तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस स्टेज के ऊपर मौजूद है। तो फिर मैं उसी हिसाब से एफर्ट करूंगा, आप लोगों को उसी हिसाब से चीजों को आगे लेके जो है वो मूव करूंगा। तो इंडिविजुअली भी हम एफर्ट करेंगे, कलेक्टिवली भी हम एफर्ट करेंगे। तो मेन पर्पस बेटा इसका हरगिज ये नहीं होगा कि हम भागते दौड़ते सिलेबस कवर करें, अपने टेस्ट पूरे करें और क्या कहते हैं खाना पूरी करें और आपसे फीसें लें और चिल मारे। नहीं बच्चे, तैयारी करानी, पास कराना। सीए में बेटा देखो ना, स्टूडेंट रेफरेंस टू रेफरेंस चलता है। यहाँ पे आप कहें कि मार्केटिंग, बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी बोर्डिंग होल्डिंग, ये किसी काम की नहीं है। यहाँ पे रेफरेंस टू रेफरेंस स्टूडेंट चलता है। तो आप ही हमारी गुडविल हो। आप अगर हमसे अच्छा कुछ सीख के जाओगे तो आप ही आगे बताओगे। क्यों? जहां पे आप रह रहे हो आप अकेले नहीं रह रहे, 10-15 स्टूडेंट है जो इस टाइम पढ़ रहे होंगे और वो आप ही की स्टेज के होंगे। तो लिहाजा आप ही हमारी गुडविल हो। तो बेटा आपको जब तक आप खुद इंटरेक्ट नहीं करोगे क्लास में, हम आपको इफेक्टिवली कैसे पढ़ा सकेंगे? तो फिर रिकॉर्डेड और लाइव का कोई फर्क नहीं होगा। मैं यहाँ पे बैठ के तमाशे करता रहूंगा एंड यू कैन कीप वाचिंग दिस। तो बहरहाल अब थोड़ा सा माइक जो है वो तमाम कोशिश करें आपके पास मौजूद हो, एक साइड पे सुकून से बैठें, कमरा आपका जो है वो साइलेंट होना चाहिए। थोड़ी बहुत आवाज़ होती है, पंखे की आवाज़ जिस तरह मेरी है, इरिस्पेक्टिव, ये जूम जो है वो खुद उसको कैंसिल कर देता है, तो पंखे की आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं होना। बाकी छोटी मोटी आवाज़ें वो चलती रहती है, लेकिन बहरहाल कोशिश करें अलहदा बैठ के। 1 घंटा ही है ना यार, निकाल लो, 40 दिन है भाई, तरला है मेरी तरफ से, निकाल लो, पेपर निकल जाएगा आपका इंशाल्लाह। तो खामोश से साइलेंट से कमरे में बैठना है, अलहदा आपके पास माइक हो, हैंड फ्री हो, अपनी बुक लेट के ना पढ़ना भाई, सीधी सी बात है। ऐसे मोबाइल उठाया और लेटे पड़े हो तो 5 मिनट बाद नींद आ जाती है, पता नहीं सर किधर का किधर फिर रहा है। उठ के बैठे सुकून से, तसल्ली से और पूरा लेक्चर ले और समझे। और इसका बेहतरीन तरीका है आप साथ साथ पार्टिसिपेट करते रहे। अगर आपका कमरा साइलेंट है आप माइक ऑन रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है म्यूट करने की। हाँ, अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इस सिचुएशन पे म्यूट कर ले। उसके बाद जहां तक बेटा वीडियो क्वालिटी का ताल्लुक है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई इसी पे गुजारा करें। अगर मैंने अपना डीएसएलआर लगा दिया तो आपका नेट पागल हो जाएगा और मेरा नेट भी होश हो जाएगा कि इतनी हैवी वीडियो वो कैसे स्ट्रीम करे, तो कुछ भी नजर नहीं है आपको, फिर वो ऐसे 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 किस तरह कई फ्रेम्स आएंगी। दूसरे नंबर पे अगर आवाज कहीं पे डिस्टॉर्ट होती है तो बेटा मैं इस टाइम जोंग का बोल्ट यूज कर रहा हूँ, बोल्ट डिवाइस 4G, तो मेरी तरफ से कम हो सकती है, लेकिन आपकी तरफ से अगर इशू है भी सही तो परेशान नहीं होना, थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल जानी इसकी।
लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस इशू आ रहा है तो बहरहाल आप मेरी तरफ से भी इशू हो सकता है, आप मुझे बता देंगे। एक अगली चीज, अगर आपको स्क्रीन ब्लर नजर आ रही है, स्क्रीन क्लियर है, कोई मसला नहीं है, अगर स्क्रीन ब्लर नजर आ रही है तो वो 100% मेरी तरफ से इशू है, सर्वर का इशू है जूम का, तो वो मुझे आप बताएंगे, हमें मीटिंग रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। हमारी मीटिंग का दौरानिया, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, मनमोजी बंदे हैं, मुफ्त हो रहे हैं भाई, तो 40 मिनट है, 40 मिनट के बाद हमारी मीटिंग ये खत्म हो जाती है, तो मैं फौरन आपको लिंक शेयर करूंगा, आप तमाम लोग उस लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट नंबर पे, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो एक सिंगल व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा कैफ3 का फास्ट का, उसको ज्वाइन कर ले, लिंक उसी में ही आएगा, सारों में लिंक पोस्ट नहीं हो सकता, मिस हो जाता है बच्चों से। चलें जी, तो ये हमारा आज का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। सबको क्लियर है इस यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन? इससे आगे अब हम मूव करते हैं क्लास की तरफ। किसी का कोई क्वेश्चन? अजमल, अनीस, खलील, शफकत, मुजम्मिल, समन, एनी क्वेश्चन? ओके, तो अब हम चलते हैं बेटा अपने कंपनी लॉ की तरफ। अच्छा, हमने शुरू किया बच्चे एक कंपनी लॉ, और शुरू में हमने रेफरेंस लिया कि कंपनी क्या होती है। तो देखो बेटा, कंपनी की नॉर्मली दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन वो है जो लॉ के अंदर लिखी है, ठीक है, वो तो बिल्कुल सादी सी है कि कंपनी रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2017। एक डेफिनेशन वो होती है जो हम आसानी में समझाने के लिए यूज करते हैं। तो लिहाजा पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल या लीगल पर्सन है जिसके अपने राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं। आज हम तीन कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और हमारे तीन टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी, एक है हमारा परपेचुअल सक्सेशन, और तीसरे नंबर पे जो हमारा लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है। मुझे बताएं बेटा कि जब आपका पहले दिन शनाख्ती कार्ड बना था, आप खुद गए थे बनवाने नादरा ऑफिस जब आप 18 साल के हुए थे? जी। हैं, खुद गए थे? वालिद साहब भी गए थे साहब। बाबा लेके गए थे? आपके बाबा क्यों जी, लेके जी। गए थे? उनको ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी हुई थी भाई? क्या वजह थी कि आपके वालिद साहब आपको लेके गए, जी आईडी कार्ड बना दो? आपके ख्याल में आपको लगता होगा आपके अब्बू खुश होंगे उस दिन, जो मेरा पुत्र जवान हो गया, मेरा राइट हैंड बन गया, ये तो नहीं पता निकम्मा निकलेगा, अटेम्प्टे खा खा के मेरी फीसें खाएगा, हमारे जैसा निकल आएगा। बहरहाल आपको लगता होगा वालिद साहब खुश हो रहे हैं, जी बच्चा 18 साल का हो गया, आज बड़ा हो गया। नहीं पुत्र, ऐसी कोई वजह नहीं थी। आपके वालिद साहब आपसे जान छुड़ाने के लिए आपका आईडी कार्ड बनवाने ले गए थे कि भाई इस बंदे का आईडी कार्ड बना दो, आज के बाद इसकी अपनी एक अलहदा से आइडेंटिटी बन जाए, आज के बाद मैं इसके किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। बेसिकली तो यही इंपैक्ट हुआ ना आईडी कार्ड का, कि जैसे आपका आईडी कार्ड बना, आप अपने वालिद से अलग हो गए। उससे पहले क्या होता था, आप मोहल्ले में शैतानी करके आते थे, मोहल्ले वाले आपके अब्बू को कहते थे यार अपनी गलती संभालो भाई, हमारा क्या कसूर है। इसी तरह आप किसी का नुकसान करके आते थे तो आपके अब्बू चटियां भरते भरते थक गए, किसी की बत्ती तोड़ दी, किसी के घर की बेल तोड़ दी, किसी के दरवाजे खटखटा के भाग जाना, किसी की गाड़ी की लाइट निकाल ली। तो खैर ये काम क्योंकि मैं खुद करता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ियों की बत्तियां शत्तियां निकालना मेरा बड़ा महबूब मशगला रहा है। तो छोटा सा आपको मैं वाक्य सुनाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब मेरे वालिद साहब जो है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर थे, तो खजाने में होते थे। खजाने में क्या होता है, ये ना चोरी का माल जितना भी होता है, चोरों से डकैतों से बरामद होता है, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें। ये आज से तकरीबन कितने साल पुरानी बात होगी, मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बना था, ऑलमोस्ट 12-13 साल 14 साल पुरानी बात होगी, बल्कि इससे भी ज्यादा होगी। छोटे छोटे होते थे मैं और मेरा बड़ा भाई। तो वो खजाने में आके गाड़ियां खड़ी होती हैं, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, असला वगैरह होता है, ग्रेनेड होते हैं, अलाबला जो भी उनसे होता है। तो वहां पे जो मोटरसाइकिल वगैरह होते हैं, तो नॉर्मली जो ऑफिस का स्टाफ होता है ना, उनमें से चीजें निकाल निकाल के अपने मोटरसाइकिल पे डालता है। उस वक्त मेरे वालिद साहब का यामा हुआ करता था, वो अभी भी है, खड़ा है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसकी अपनी है। तो वो सारी खजाने से लाई हुई सरकारी मोटरसाइकिल है, उसकी नंबर प्लेट भी रेड कलर की है, जो हमारे यहाँ भावलपुर में नवाबों की यूज होती है, तो वो हमारी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट थी। बहरहाल अब मैं और मेरा बड़ा भाई एक दिन अब ऑफिस में गए, तो हमने देखा कि कार आई हुई है 88 मॉडल करोला, उस वक्त बहुत फेमस हुई थी, चढ़ी हुई थी, और वो बेहतरीन कंडीशन में है, और वो वहां पे खड़ी है जहां पे मतलब ये ना, ये पार्किंग है, ये पार्किंग है, ये इतना एरिया है, यहाँ पे चोरी की मोटरसाइकिलें, कारें, जीपें खड़ी हैं, जो खटारा बनी खड़ी है, वो कार यहाँ पे खड़ी है, मतलब आधी उधर है आधी इधर है। तो हमारे जहन में आया कि यार ये कार चोरी की है, ये यहाँ पे आ गई है, तो इसमें से सारों ने चीजें तो निकाल लेनी है, तो इसकी क्यों ना जो बैक वाली लाइट्स है, मुझे लाइट्स का बड़ा शौक होता था, बैटरीज वगैरह के साथ जोड़ के मैं बड़ी लाइटिंग करता होता था, इंजीनियर टाइप दिमाग था मेरा, तो ये लाइटें निकाल लो।
अब क्योंकि वहां ऑफिस में बंदे आ जा रहे थे तो इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके जो ढक्कन छक्कन है, पेच है, उनको खोलता निकालता। मैंने क्या किया, वो पूरी जो लाइट होती है ना रेड वाली, उसको हाथ हमारा पूरी तारों समेत खींच ली, दोनों, पीछे वाली, इस साइड वाली भी, इस साइड वाली भी। चलो उसे छुपा छुपू के हम अंदर चले गए, बाबा के पास बैठे रहे तकरीबन घंटा डेढ़ बाद। जब बाहर निकले तो वो गाड़ी वहां पे नहीं थी। मैं और मेरा भाई दोनों वहां से भाग गए। हमें समझ आ गई कि वो गाड़ी चोरी की नहीं थी, कोई शख्स आया हुआ था, उसने गाड़ी वहां पे पार्क की थी और अपना काम कराने आया था बेचारा, और हमने उसकी लाइटें निकाल दी थी। तो हम वहां से भाग गए कि इससे पहले कि पकड़े जाए, क्योंकि बच्चे हम दो ही थे वहां पर। तो बेटा ये वाले वो हालात होते हैं जिससे हमारे घर वाले चटियां भरते भरते थक जाते हैं हमारे पापा। तो वो क्या करते हैं कि हमारा आईडी कार्ड बनवा देते हैं कि जाओ भाई जो करना है करो, आज के बाद तुम खुद लायबल हो, अपनी जान छुड़ा लेते। ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट। अच्छा मुझे बताए बेटा, अगर आपको मैं कंपनी रखूं और आपके अब्बू को ऑनर रखूं, तो आप दोनों में से जब आईडी कार्ड बना तो लाइबिलिटी लिमिट किसकी हुई, आपके अब्बू की या आपकी? अब्बू की। जी अब्बू की लाइबिलिटी लिमिट हुई, मतलब ऑनर्स की लाइबिलिटी लिमिट हुई। ऐसी बात है। जी जी। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट ऑनर्स पे अप्लाई होता है। ये पहला एमसीक्यूज है, आई कैप में एमसीक्यूज आ सकता है ये। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट ऑनर पे लगता है, एक चीज। अब लिमिटेड लाइबिलिटी होती क्या है, सेम इस तरह कि जब कुछ ऑनर, मतलब जो कंपनी के अब्बू होते हैं, मिसाल के तौर पे ये कंपनी है, ये भाई मेरी ड्राइंग जो है वो क्या कहते हैं, पेटेंट है, राइट्स इसके जो है मेरे पास प्रोटेक्टेड है, कॉपी करना मना है। ये एक कंपनी है, ये उसके अब्बू है, ऐनक लगाई हुई है, मतलब ऑनर्स। इसके मुझे शिचे भी हैं, दो चार बाल है सर पे जिस तरह मेरे, बड़े होके यही हाल होना है बच्चे। ओके, ये अब्बू है, ये आप हो, ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर क्या करते हैं बेटा, जब कंपनी बनाते हैं तो इनको टेंशन होती है। क्यों? कंपनी चलाता कौन है बच्चे? डायरेक्टर। डायरेक्टर्स। कंपनी ऑनर बना रहे हैं, चला तो डायरेक्टर है। अब भाई डायरेक्टर्स के दीन ईमान का क्या भरोसा, या तो भाई अब बंदा अपनी कसम नहीं दे सकता, डायरेक्टर्स की क्या दे। तो ये सोचते हैं कि भाई देखो डायरेक्टर्स चला रहे हैं कंपनी, तो हो सकता है कि ये कोई ना कोई पंगा करें, फ्रॉड करके भाग जाए, कल को हमें पैसे देने पड़ जाए। ऐसी बात है जी। तो लिहाजा इस वजह से ये कंपनी बनाते हैं कि भैया हम इसको रजिस्टर करा लेते हैं, कहां पर? कंपनीज के नादरा ऑफिस में। हमारा नादरा ऑफिस कहां पे हमारा आईडी कार्ड बनता है? नादरा ऑफिस में। कंपनी का आईडी कार्ड कहां बनता है? कंपनी के नादरा ऑफिस में, जिसको एससीसीपी कहा जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वहां पे इसको रजिस्टर करा के इसका एक आईडी कार्ड बनवा देते हैं, जिसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बनता है तो ऑनर्स की लायबिलिटी लिमिट हो जाती है। मतलब जिस तरह आपके वालिद ने आपका आईडी कार्ड बनवाया और कहा देखो बेटा मैंने जिंदगी में ये 6 लाख कमा के इकट्ठा किया है, मेरे तुम 3 बेटे हो, ये 2-2 लाख में सबको दे रहा हूं, जाओ मेरी तरफ से ये 2 लाख है, इसे डबो दो, इसे उड़ा दो, इससे बन जाओ या बना लो। सेम इस तरह ऑनर्स ने कंपनी बनाई, इसमें शेयर कैपिटल डाला और उसके बाद कहा कि भाई मेरी तरफ से यही 2 लाख 4 लाख जितना भी शेयर कैपिटल था ये तुम्हें को दे रहा हूं, आगे तुम्हारी मर्जी, जिधर करना है करो, लेकिन मेरे पास कल को कोई नहीं आएगा तुम्हारे किसी पंगे के लिए, मैं अपनी लायबिलिटी लिमिट कर रहा हूं। समझ आ गई बात? जी सर। क्लियर? तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या हुई कि ये एक कंसेप्ट है जो ऑनर पे अप्लाई होता है, जिसके अंदर ऑनर्स की लायबिलिटी लिमिट हो जाती है अप टू द अमाउंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट। बस ऐसी बात है। जी सर। ओके गुड। अगला कंसेप्ट है बेटा परपेचुअल सक्सेशन। मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ एक सवाल था सर, एक सवाल था, तो जो डायरेक्टर है उनकी लायबिलिटी कहाँ तक है? बच्चे डायरेक्टर्स की लायबिलिटी, डायरेक्टर्स एजेंट होते हैं कंपनी के, आगे चल के हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप होता है डायरेक्टर्स का एजेंट वाला। तो अगर डायरेक्टर्स अपनी ड्यूटीज के अंदर रह के काम करते हैं, अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के काम करते हैं, तो उनकी लायबिलिटी कुछ भी नहीं होती,
वो किसी काम के लिए लायबल नहीं होते, उनके हर काम के लिए कंपनी लायबल होती है। कंपनी एक अलग पर्सन है ना यार, ये मैंने आपके सामने जी एक जी विंगा चिब्बा सा पर्सन बना दिया है। तो लिहाजा अगर डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के काम करेंगे, वो अपने किसी काम के लायबल नहीं है। हाँ, अथॉरिटी से एक्सीड करते हैं, कंपनी को नुकसान हो जाता है, तो भैया थर्ड पार्टी को कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, लेकिन फिर उस डायरेक्टर की जेब से कंपनी निकलवा लेगी, उसकी तनख्वाह में से काट लेगी। हम चल के एक प्रोविजन आगे मीटिंग वाले चैप्टर में ये वाली पढ़ेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग के केस में। समझ आ गई बात? ओके सर। ओके, गुड हो गया। अगला वर्ड है परपेचुअल सक्सेशन। उससे पहले मैं कह रहा था मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, अगर इतनी अच्छी होती तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके इस टाइम बिग 4 के अंदर आर्टिकल कब की कंप्लीट कर चुका होता। खैर, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, नहीं तो मैंने बिग 4 में आर्टिकल की होती तो हो सकता है शायद कहीं जॉब में बैठ के यस सर कर रहा होता, आज अपना काम ना चला रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आगे चलते हैं। परपेचुअल सक्सेशन क्या है? देखो बच्चे, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके अब्बू का एक बिजनेस था, ठीक है, आपके अब्बू थे, उन्होंने का अपना एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, एक शॉप थी, नाम था उसका XYZ कंपनी। अच्छा, ये कोई गारंटी नहीं होती कि किसी नाम के साथ कंपनी लगा हो तो उसका मतलब है वो कंपनी है, लॉ के अंदर ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। उनकी एक कंपनी थी, वो बिजनेस चला रहे थे, इसी कंपनी के नाम का एक बैंक अकाउंट था, ठीक हो गया। अब आपके वालिद साहब चला रहे हैं, इसको चला रहे हैं, वो इसी नाम से अकाउंट खोलते हैं, उसके ऊपर अपने साइन करते हैं और वो चले जाते हैं। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने आपके अब्बू को बुला लिया। अब बिजनेस आपके पास आ जाएगा, ऐसी बात है। जी सर। अब बिजनेस वही आपके पास आ गया, उसी नाम से आप चला रहे हो, ऐसी बात है। जी सर। अब अगर आप उसी नाम बिजनेस की चेक बुक काटते हो और उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके बैंक में जाते हो, बैंक वाला कैश दे देगा? नो सर। नहीं देगा। बैंक वाला कहेगा जी ये आपके अब्बू की कंपनी है, उसका बिजनेस है। आप कैसे? वो कहते हैं जी मेरे अब्बू थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बिजनेस मुझे मिल गया। वो कहता है कि नहीं भाई, ये बिजनेस जो है उसी शख्स के साथ है जिसका है, वो बंदा खत्म, बिजनेस खत्म। आप कहते हो अल्लाह दी कसमें यार, बिजनेस मेरे को ले, ये उसी नाम से चल रहा है, चल के देख लो, दुकान भी मेरे पास है, मैं कमा भी रहा हूं। वो कहता है कि नहीं पुत्र, वो तुम्हारा जुगाड़ लगा हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि इस बिजनेस के मालिक तुम हो। वो कहता है कि जी मेरे पास तुम इसकी नई डॉक्यूमेंटेशन लेके आओ, फिर मैं तुम्हें रजिस्टर करूंगा, फिर तुम्हारे साइन काम करेंगे। आप क्या करते हो कि फिर इस बिजनेस को अपने नाम पे रजिस्टर कराते हो, वाले साहब का डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हो, फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लेके बैंक जाते हो, फिर बैंक ये बिजनेस आपके नाम पे रजिस्टर करता है और फिर आपको चेकबुक इश्यू होती है, फिर आपके साइन काम करेंगे, ऐसी बात है। जी सर। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे ही बिजनेस का ऑनर खत्म हुआ, बिजनेस खत्म हो गया। चाहे उसी बिजनेस से आप काम करते भी रहें, लेकिन नई डॉक्यूमेंटेशन बनी ना बच्चे, नया बिजनेस हो गया ना एक किस्म का, नए साइन आ गए ना एक किस्म के। जी ऐसी बात है। तो लिहाजा बच्चे, जब ऑनर जाता है तो बिजनेस खत्म हो जाता है, मतलब इसमें बिजनेस मूव नहीं करता कॉन्टिन्यूसली आगे नस्ल दर नस्ल। जबकि कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होती है। मतलब परपेचुअल का मतलब होता है परपेचुटी, मुसलसल, कॉन्टिन्यूअस। सक्सेशन का मतलब होता है विरासत में चलते जाना। मतलब कंपनी के चाहे जितने भी ऑनर चेंज हो, अब उसे शेयर होल्डर मर जाएं, अगवा हो जाएं, किडनैप हो जाएं, अल्ताफ भाई को सुपारी मिल जाए उसकी, या उसके बच्चों की जायदाद बांट दी जाए, कुछ हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। समझ आ गई बात? जी सर। मतलब परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट क्या हुआ कि ये कंसेप्ट है जिसके अंदर जो कंपनी है वो क्या होती है, ऑनर्स के चेंज होने से कंपनी का स्टेटस चेंज नहीं होता, कंपनी चलती रहती है। शफकत, वीडियो ऑफ करे बच्चे। कंपनी चलती रहती है। क्लियर हो गया दूसरा कंसेप्ट बच्चे? जी सर। ओके। उसके बाद क्या है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका कंसेप्ट मैंने आपको शुरू में बता दिया कि भाई
जब वालिद साहब ने आपका आईडी कार्ड बनवा दिया तो आप एक सेपरेट लीगल पर्सन बन गए। मतलब आप अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, अपने नाम पे सिम ले सकते हो, अपने नाम पे गाड़ी ले सकते हो, आप केस किसी के ऊपर कर सकते हो, आपके ऊपर केस हो सकता है, आपके टैक्स आपको खुद पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आपको किसी ने कर्जा दिया है तो वो खुद कंपनी को वापस करना पड़ेगा। इस तरह कंपनी ने किसी कर्जा लिया तो वो खुद कंपनी ही लेगी वापस, उससे ऑनर्स नहीं लेंगे। क्लियर है बेटा तीनों कंसेप्ट? जी सर। ओके Yes, शाबाश। तो भैया पढ़ें, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ें, नीचे एग्जांपल पढ़ें। शाबाश जल्दी से। यार ये किसी अल्लाह के बंदे ने याद नहीं कराया कि मैं आपको नोट्स ही भेज दूं, बंदा पढ़ के ही आ जाता है। ये हाल है आपके सीरियसनेस के है। फिर कहते हो आई क्या आपका रिजल्ट 25% रहता है। सर हमारे पास हैं थोड़े। आपके पास तो है, बाकी किधर जाएंगे? पढ़े जी, पढ़े पढ़े पढ़े, शाबाश जल्दी पढ़े, आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा कोई चीज समझ ना आए पूछनी है आपने, हम सिलेबस फिर भी कवर कर लेंगे, इस चीज की परेशानी नहीं लेनी। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं सारे बच्चे, तो लिहाजा आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ भाई मुसलमानों, हो गया जी सर। सबका? हो गया? सारे sir. बताएं, जिनके पास माइक नहीं है वो चैट में लिख के बताओ। खलील हो गया, अनीस यस सर। हो गया, समन बच्चे आपके पास अगर माइक नहीं है तो आप चैट में करके बताएं, क्लास में बताएं। जी बच्चे ओके गुड, हो गया। आगे चलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ें जल्दी से और उसके नीचे एग्जांपल पढ़ें। हो गया सर। हो गया, गुड हो गया। परपेचुअल सक्सेशन भी पढ़ लें। जी सर। शाबाश। उसके बाद बेटा कंपनी की लीगल डेफिनेशन है कि कंपनी से क्या मुराद है। बहुत ही ओकी डेफिनेशन। एक कंपनी वो कंपनी कहलाती है जो कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर हो तो उसे कंपनी कहा जाता है। तो लिहाजा यहाँ तो कंपनी हो गया। तो कंपनी की डेफिनेशन, अ कंपनी रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और अ कंपनी लॉ, रट्टा। आगे चलते हैं, कंपनी लॉ से क्या मुराद है। देखो बेटा, कंपनीज एक्ट 2017 तो 2017 में आया। अगर हम कहें कि भाई कंपनी से मुराद वो कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर रजिस्टर हो, इसका मतलब है 2017 से पहले वाली सारी कंपनियां फारिग हो जाएंगी? नहीं बेटा। तो कंपनी लॉ से मुराद तमाम वो लॉज हैं जो कंपनीज एक्ट 2017 से पहले के हैं। मिसाल के तौर पे कंपनीज एक्ट 2013, 1984, 2016 एंड इस तरह 2017 शामिल हैं। इन तमाम एक्ट्स में जो कंपनी रजिस्टर होगी वो कंपनी कहलाएगी। बस क्लियर है? जी।
अगली एक डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट। देखो बेटा, कंपनी एक छोटी टर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट हाँ। एक बड़ी। जी बच्चे, कंपनी की डेफिनेशन लास्ट लाइन में आपकी आवाज बहुत दूर चली गई है, माइक ठीक करें। सर कंपनी लॉ की डेफिनेशन नहीं समझ आ रही लास्ट में, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट। बेटा कंपनी लॉ देखो, यहाँ पे लिखा है कि कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और अ कंपनी लॉ। अगर एक बात सिंपल लिखी हो कि कंपनी से मुराद वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर हो, मतलब इसका ये हुआ कि 2017 के बाद जो कंपनीज रजिस्टर हुई हैं सिर्फ वही कंपनीज हैं, उससे पहले भी तो कंपनीज थी, उनका क्या बनेगा फिर? वो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर तो रजिस्टर नहीं है। अब पुराने जितने भी एक्ट थे बेटा, पुराने जितने भी एक्ट थे, उन सब को एक कम्युलेटिव नाम दे दिया गया है कंपनी लॉ का। तो कंपनी लॉ के अंदर पुराने तमाम लॉज आ जाते हैं, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा सबसे पहला एक्ट था, उसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया, वो भी कंपनी लॉ के अंदर शामिल हो गया। इस तरह कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आया, वो भी कंपनी लॉ का पार्ट है। और इस तरह कंपनीज एक्ट 2017 भी कंपनी लॉ का पार्ट है। कंपनी लॉ एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर तमाम कंपनीज के एक्ट्स आ जाते हैं। समझ आ गई बात? सर ये लास्ट लाइन नहीं समझ आ रही, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। बेटा ये लीगल लोचे होते हैं, ये आपके इसका क्या कहते हैं, उसकी बात ही नहीं होती। कंटेक्स्ट से मुराद होता है बेटा, आप कह सकते हैं सियाको सबाक, मतलब जो अगर डेफिनेशन है वो कुछ और प्रोवाइड कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे कंपनी लॉ को देखें, इस डेफिनेशन के अंदर अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, मतलब यहां पे जो कंपनी लॉ का वर्ड यूज हो रहा है उसमें कंपनीज एक्ट 2017 शामिल नहीं होगा। अगर हम होगा इस सर। कंटेक्स्ट में देखें, उसने फिर कंपनीज एक्ट 2017 अलहदा क्यों दिया है? इस कंटेक्स्ट में बेटा, इस कंपनी लॉ के अंदर इस कंटेक्स्ट में कंपनीज एक्ट 2017 नहीं होगा। क्यों? उसने बाहर उसको अलहदा से बता दिया है। लेकिन अगर यहां पे सिंपल लिखा होता अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर कंपनीज लॉ, तो उस कंपनी लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 आ रहा होता। यस सर। समझ आई बात बच्चे? यस सर। तो अगर यहां पे सिंपल लिखा होता कि कंपनीज फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर कंपनी लॉ, तो उसके अंदर कंपनीज एक्ट 2017 शामिल होता। लेकिन यहां के कंटेक्स्ट के मुताबिक 2017 को उसने अलहदा कर दिया, और जो कंपनी लॉ यहां पर मौजूद है इससे मुराद कंपनीज एक्ट 2013, 1984 एंड 2016 है। बस यहां पर कंपनी लॉ की डेफिनेशन में कंपनीज एक्ट 2017 नहीं आएगा। क्यों? उसने वो अलहदा बता दिया। इस कंटेक्स्ट में कंपनी लॉ जो है वो डिफरेंट हो जाएगी डेफिनेशन। क्लियर है? यस सर। ओके। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? देखो बेटा सिमिलर चीज है। जिस तरह अभी हमने देखा कि कंपनीज एक्ट 2017 एक छोटी टर्म है, कंपनी लॉ एक बड़ी टर्म है। मतलब कंपनी लॉ में तमाम एक्ट आ जाते हैं, जबकि कंपनीज एक्ट 2017 सिर्फ कंपनीज एक्ट 2017 होगा। इसी तरह बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है कि कंपनी एक छोटी टर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ी टर्म है। हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होगी, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बॉडी कॉर्पोरेट सिर्फ कंपनी हो। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या कुछ आता है? वो कहते हैं जी पाकिस्तानी कंपनी जो पाकिस्तान के एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है, फॉरेन कंपनी जो किसी फॉरेन एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है, और इसी तरह कोई भी बॉडी जिसको उसका लॉ या रेलिवेंट लॉ या रेलिवेंट मिनिस्टर जो है उसे बॉडी कॉर्पोरेट कह दे, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी। तो कंपनी एक छोटी टर्म, बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ी टर्म। बॉडी कॉर्पोरेट में तमाम कंपनीज आ जाएंगी, जबकि कंपनी सिर्फ पाकिस्तानी कंपनी होगी। कंपनी से क्या मुराद? ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर रजिस्टर हो। बॉडी कॉर्पोरेट से क्या मुराद? तमाम
कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर भी रजिस्टर हो, तमाम वो कंपनीज जो फॉरेन एक्ट के अंदर रजिस्टर हो, इसके अलावा तमाम वो बॉडीज जिनको उनका रेलेवेंट लॉ कह दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी। क्लियर है? सर एग्जाम्पल क्या होगा? क्या मतलब बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल क्या होगा? बॉडी कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? ये नीचे पूरी 4 एग्जाम्पल्स मौजूद है, हमें डेफिनेशन पूरी कर लें फिर उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है? ओके ओके। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान में रखनी है बच्चे, कंपनी के लॉ के क्वेश्चन के अंदर जब भी ये क्वेश्चन आए कि भाई कोई प्रोविजन प्रोड्यूस करे और उस प्रोविजन की कोई एक्सेप्शन मौजूद है, तो वो आपने एक्सेप्शन मस्ट प्रोड्यूस करनी है। तो लिहाजा प्रोविजन विदाउट एक्सेप्शन कंप्लीट नहीं होगी। अगर प्रोविजन का वो कहता है तो वो प्रोविजन साथ में उसकी एक्सेप्शन आपने प्रोड्यूस करनी। तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन से 3 सेटअप आते हैं बच्चे? पाकिस्तानी कंपनी, फॉरेन कंपनी और इसके अलावा कोई भी बॉडी जिसको रेलेवेंट लॉ बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। एक्सेप्शन क्या है? ये 2 कभी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनेंगी। तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो, वो कभी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनेगी, चाहे उनका लॉ चीख चीख के कहता रहे कि हम बॉडी कॉर्पोरेट हैं। कंपनीज एक्ट कहेगा कि नहीं, मेरी डेफिनेशन के मुताबिक आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो। दूसरे नंबर पे कोई भी कंपनी को अगर फेडरल मिनिस्टर कह देता है कि आज के बाद ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रहेगी, चाहे वो पाकिस्तानी कंपनी है, चाहे वो फॉरेन कंपनी है, चाहे वो कोई भी बॉडी है। अगर फेडरल मिनिस्टर कह दे कि ये आज के बाद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो फिर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रहेगी। लिहाजा बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या आता है? पाकिस्तानी कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड कोई भी बॉडी जिसको उसका रेलिवेंट लॉ कह दे ये बॉडी कॉर्पोरेट है। एक्सेप्शन क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और जिसको फेडरल मिनिस्टर निकाल दो उस लिस्ट में से, वो कभी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती। क्लियर है बेटा? अब ये एग्जाम्पल पढ़ें सारे, 3, 4, 5, 6 सारे एग्जाम्पल पढ़ें डिटेल के साथ और उसको समझें जरा। अच्छा, ये नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी हमारी क्या कहते हैं, ये 1-2 दिन, कल का दिन भी हमारी क्लास 40 मिनट की रहेगी, क्योंकि दोबारा लिंक पोस्ट करना और सारे ग्रुपों में फिर पॉसिबल नहीं होता। तो ये 3 एग्जाम्पल 4 ये आपने पढ़नी है, करनी है, इसके अंदर से क्वेश्चन हाईलाइट करने हैं। कल की क्लास में सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। क्लियर है बच्चे? हमारा 1 मिनट रह गया मीटिंग के अंदर। पढ़े अभी तो पढ़े, रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी इसकी इंशाल्लाह। अब में से AFC का कोई है जिसका रिजल्ट हो? कोई नहीं है, वो कभी तो रिजल्ट शायद ऐसा ना हो।